हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों ने कमेंट किया था और मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी आपने किए, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की बात सुनता हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल आप ही का है और आप ही को इसे ग्रो करना है। मैं बार बार कह चुका हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली मेरा जो है इस चैनल का पढ़ाने का जो मोटिव है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, ठीक है ना। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, मुझे बताने का कोई मीनिंग नहीं है। तो उसका जो डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये चैनल आप ही का है और आप ही के लिए ही बना है, ठीक है ना। तो आपको जो नीड है आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको मैं फुलफ़िल कर सकूँ, ठीक है। तो अब बात रही वीडियो की, तो वीडियो में आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। अब हम बहुत सारे लोगों ने कहा था, तो मैं आपको बता दूं, अब डेली टू डेली मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अपलोड करता रहूँगा। देखिए, उसका मैंने एक सेटअप तैयार किया है, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप नीचे कमेंट में यस या नो अपना सजेशन दे सकते हैं मुझे। और यदि आप कोई और तरीके से चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, तो उसको भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं यदि आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं, ओके। तो मेरा सजेशन क्या है, मैं ऐसा मानता हूँ फ्रेंड्स, यदि आप मैं जैसे मैंने ODE आपको पढ़ा दिया है, PDE आपको पढ़ा दिया है, ठीक है ना। इंटीग्रल कैलकुलस आप पढ़ा चुका हूँ और लाप्लास के तो मैं क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, ठीक है। तो वो तो टॉपिक बिल्कुल ही फिनिश हो चुका है। तो मैंने ये सोचा फ्रेंड्स, पहले क्यों ना हम 2014, 2015, 2016, 17, 18, 19 तक सारे पहले ODE के आप प्रीवियस क्वेश्चंस करा दूं। मैंने ये सोचा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यदि आप और कुछ चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं सोचता हूँ कि यदि आप ODE ही पढ़ेंगे ना, तो ODE से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होंगे एक बार में क्लियर होते जाएंगे। इस वजह से मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप ODE के सारे ईयर्स के पेपर लगाइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको किस बेस पे ODE हर ईयर पूछी जा रही है और कितना वेटेज है, ठीक है ना। तो ये आपको बताने के लिए और समझने के लिए मैंने ऐसा कुछ चुना है कि आप ODE ही पढ़िए। पहले सारे लेक्चर्स या सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं ODE के ही कराऊंगा, ठीक है। देन फिर उसके बाद PDE के कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं इंटीग्रल कैलकुलस के कराऊंगा। जब तक मैं इधर लेक्चर कराता रहूँगा वेक्टर कैलकुलस के, तो आई थिंक वेक्टर भी कंप्लीट हो जाएगी। जब तक आपके 5 to 10 लेक्चर यहाँ से बनेंगे तो वेक्टर भी कंप्लीट हो जाएगी, तो फिर मैं वेक्टर ले लूँगा। उसके बाद आप लोग कह रहे हैं NA पढ़ाइए या फिर रियल पढ़ाइए, तो उसको भी साथ साथ लेके चलता रहूँगा, ठीक है। तो ऐसा मेरा मानना है। यदि आप और कुछ चाहते हैं और कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो मेरा बात रहा और आपके बीच बात रहा, ठीक है। यदि आप जैसा चाहें तो उसके अकॉर्डिंग, देखिए मैं हर चीज़ में कंफर्टेबल हूँ, आप अपना कंफर्टेबल चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बट आप सोचते हैं कि मैं बताऊँ क्या सही रहेगा, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स यही रहेगा कि आप एक ही टॉपिक को सभी ईयर्स के पहले लगा लीजिए, देन नेक्स्ट टॉपिक पे जाइए। यदि आप एक एक करके जाएंगे ना, तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो आनी चाहिए। आप करके देख लेना घर पे कि वो फीलिंग नहीं आती फ्रेंड्स, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बन पाता फास्टली जिससे आप 100% लगा सको अपना। यदि आप एक कॉन्सेप्ट में 100% हो सकते हो एंड देन उसके बाद जाओगे तो वो आप कभी भूल नहीं पाओगे। यदि एक एक करके लगाओगे तो आपका मिक्सचर भी हो सकता है, और फिर आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी कैसा ब्रेन पावर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ सब डिपेंड करती है, ओके। तो अब बात करते हैं वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखिए, आप सभी को पता है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस तो हर जगह लॉकडाउन चला है, जो कि 31 तक एक्सटेंड हो चुका है, ओके। तो इसकी वजह से ना, तो देखिए मेरे पास प्रिंटर नहीं है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में भी ये बात कह चुका हूँ, ओके ना। तो मुझे और बाहर भी जो शॉप्स वगैरह है वो भी क्लोज़ हैं, ओके। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं अपने मोबाइल की हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि जो पेपर है वो मेरे मोबाइल में है। यदि आप अब ये भी कह सकते हैं कि क्या आप नोट नहीं कर सकते। यस, ऑफकोर्स नोट कर सकते हैं, बट लिए टाइम की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है ना। तो टाइम बचाने के लिए मैं इसकी हेल्प ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपके लिए भी एक मैंने नया तरीका निकाला है कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा प्रीवियस वीडियो की तरह, ओके। तो फ्रेंड्स अब बहुत लेक्चर हो गया, अब आप कहेंगे भाई करा भी दे, यदि लेक्चर ही देता रहेगा क्या, ठीक है। तो आप स्टार्ट भी करते हैं वीडियो को। एंड फ्रेंड्स हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ODE से, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, यदि आपका कोई सजेशन रहेगा तो मैं देखूंगा, फिर आपको आगे की ओर चलेंगे। तो मेरा मानना यही है, आप ODE सारी ईयर्स की पढ़िए, ठीक है। और ODE मैंने 2014 का अपलोड कर दिया है लेक्चर, पहले ही कर चुका हूँ मैं, बट किया नहीं था बिकॉज ऑफ सम इशूज। तो अब मैं 2015 का स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो 2015 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2015 प्रीवियस
ईयर क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम करने वाले हैं 2015 का। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, वो आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, तो 64 नंबर क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सबसे पहले। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते रहिए। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैं इसको लिखूँगा। ठीक है, पहले मैं आपको पढ़ देता हूँ, जो आपका क्वेश्चन आ रहा होगा स्क्रीन पे उसे मेरे साथ पढ़िएगा। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉज एक्स वाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉज एक्स वाई ब्रैकेट क्लोज एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 इज़। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रहा है, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो और जहाँ पे ओडी पढ़ाई है वहाँ पे आपको खूब डिटेल में बताया है इसका। तो यदि आपको लेक्चर्स फॉलो किए हैं, यदि आपका बेसिक अच्छा है, तो आप इसे 5 सेकेंड्स में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोट दैट दिस क्वेश्चन। और dy इज इक्वल टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, द क्वेश्चन इज एक्स वाई साइन एक्स वाई प्लस कॉज एक्स वाई वाई डी एक्स, ओके, प्लस एक्स वाई साइन एक्स वाई माइनस कॉज एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी इस टाइप का कोई चीज़ दिया हो, जैसे जिसमें dx के साथ बाई बाहर हो, ब्रैकेट्स के बाहर जो बाई हो, देखिए वैसे ये क्वेश्चन यदि आपको आता है तो आप 5 सेकंड में कर सकते हैं विदाउट डाउट, बट मेरा काम समझाना भी है आप इसके साथ साथ, तो हो सकता है ये वीडियो लंबी हो जाए। वैसे तो ये वीडियो मैं करीब 6 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, क्योंकि 2015 में 6 क्वेश्चन ओडी से आए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ पे गलती कर सकते हो और कहाँ पे नहीं कर सकते, वो भी मैं लेके चलूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। फिर भी यदि कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए इन जनरल एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है ना, कैसे? जब भी ब्रैकेट्स के बाहर dx के साथ बाई होता है एंड ब्रैकेट के बाहर dy के साथ x होता है, तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है IF निकालने का। IF होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx माइनस ny। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको देखिए कन्फ्यूजन होता कहाँ है, कि यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा, ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है। यदि आपको नहीं होता है तो अच्छी बात है, यदि आपको होता है तो यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन लगाए आओगे टिक। ठीक है ना, यदि आपने यहाँ प्लस कर दिया तो आपको वहीं दूसरा ऑप्शन मिलने लगता है। तो यही आपका कन्फ्यूजन है जिसे आपको दूर करना पड़ेगा। यहाँ प्लस कहाँ पे होता है? प्लस वो इक्वेशंस में होता है जो ये m एंड n बोथ आर होमोजीनियस टर्म्स। ये याद रखिएगा, जब भी आपको होमोजीनियस टर्म की इक्वेशन दी जाएगी, किसकी? होमोजीनियस टर्म। होमोजीनियस मतलब जिसकी डिग्री सेम होगी, मतलब एक इक्वेशन होती है जिसकी ईच जैसे ये टर्म है और ये टर्म है, इन दोनों टर्म की जो डिग्री है वो सेम है, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस टर्म्स। ठीक है ना, तो होमोजीनियस इक्वेशन आपको दी रही होगी तो उसमें हम प्लस वाला यूज करते हैं, और जब भी इस टाइप की इक्वेशन आपको दी गई होगी तो हम माइनस यूज करते हैं। तो आपको ये टाइप दिया गया है तो यहाँ पे आप माइनस यूज करिए। अब आपका सिंपल सा है, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करिए, तो 1/, देखिए mx, ये पूरा टर्म क्या है? ये आपका क्या है? पूरा m है फ्रेंड्स। यहाँ पे x का मल्टीप्लाई और करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कभी कभी, कि क्या करते हैं, उसे इसको m मान लेते हैं, ये बाई आप छोड़ ही देते हो। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए हो सकता है बहुत सारे लोग ये समझ रहे हो ये तो बहुत उल्लू समझ रहा है हम लोगों को। ठीक है ना, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो हमारे लोअर लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। ओके, तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ये बहुत सारे लोग क्या समझ लेते हैं ये m इंटू बाई है। नहीं फ्रेंड्स, ये dx के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है ना वो m होता है, तो ये पूरा m है। उसमें भी आपको क्या करना है? x का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो x इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे xy बन जाएगा। तो देखिए आप थोड़ा देखिए, मैं ऊपर ले जा रहा हूँ आपको, आप डायरेक्टली करिए। अब ये नहीं है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फिर लिख रहे हैं, तो आपका ये टाइम वेस्ट हो रहा है। आप डायरेक्टली कर सकते हैं, बिकॉज इन द 9th 10th 11th 12th क्लास में ये सब आप सीख के आए हुए हैं। तो एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन आप डायरेक्टली करिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉज एक्स वाई। ठीक है, तो
तो ये देखिए, हो सकता है मेरा राइटिंग थोड़ा सा बैड हो, बट आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ये तो आप सादा सी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो और यही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन की बात रही तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर साइन एक्स वाई प्लस एक्स वाई कॉज एक्स वाई। अब आपको क्या करना है, माइनस लगाना है, एंड एन में आपको बाई का मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। जब आप बाई का करेंगे फिर से एक्स वाई मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो एक्स वाई का फिर से करिए विद माइनस साइन, तो माइनस लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर साइन एक्स वाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई कॉज एक्स वाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये टर्म आपका बना, और आप जब चेकआउट करेंगे तो ये टर्म माइनस का है, ये टर्म प्लस का है, दिस इज कैंसिल आउट टू ईच अदर, ठीक है ना। ये टर्म प्लस का है, देन ये टर्म प्लस का है, तो फाइनल आंसर इज 1/2xy cos xy, ठीक है ना। तो आप अपना ऑप्शन मैच आउट कर लीजिएगा। मेरे पास भी ऑप्शन है, तो मैं बता दे रहा हूँ कौन सा ऑप्शन है, कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो आपका जो ऑप्शन है 1/2xy cos xy, तो आपका जो ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड वी मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझा पाया मैं आपको क्वेश्चंस। यदि आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप अपना रेस्पॉन्स भी दे सकते हैं हमें। मैं ऐसे ही आपको हर पेपर में हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आप बस हमें फॉलो करते रहिए और इन्जॉय करते रहिए मैथमेटिक्स को, और जब तक आप इन्जॉय करेंगे ना तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं बहुत अच्छे से समझाऊँगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हम लोगों ने 64 नंबर किया था, देन वी मूव ऑन द 65 नंबर क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d-1 का होल स्क्वायर y एंड इज इक्वल टू द x e की पावर x साइन x इज। तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, और आपको एक इक्वेशन दे रखे, तो उस इक्वेशन को मैं क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन d-1 का होल स्क्वायर y इज इक्वल टू x e की पावर x साइन x, ठीक है ना। आप इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहते हैं, तो आपको देखिए बहुत सारे बच्चे करने क्या लगते हैं कि इसमें आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, आपसे पूछा पर्टिकुलर इक्वेशन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, बट आप क्या करने लगते हैं, इसका CF फाइंड आउट करने लगते हैं बेफिजूल में, ठीक है ना। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है, तो इस चीज़ से बचें, क्योंकि आप CF का कुछ पूछा ही नहीं है फ्रेंड्स। आप BHU के पेपर में 1 मिनट में इस क्वेश्चन को करने का मादा रखते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को, जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है और जितना ही पूछा जा रहा है आप उतना ही कैलकुलेट करिए, आपको एक्स्ट्रा कैलकुलेट करने की कोई नीड नहीं है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको फटाफट CF निकालने लगते हैं पढ़ते ही, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना, आपसे बिल्कुल कॉस्ट एक बार ज़रूर क्वेश्चन को फुल्ली पढ़िए, तभी इस क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, ठीक है ना। तो एक चीज़ समझ में आई, आपको बिल्कुल भी CF नहीं निकालना है, तो डायरेक्टली PI पे मूव होइए। तो PI क्या होता है, 1/f(d). f(d) मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो जो y का जो आगे का पार्ट होता है वही f(d) होता है। तो इसको नीचे लिख लीजिए d-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो f(d) आ गया, और जो r(x) इसको हम कहते हैं r(x), और ये यहाँ पे आ जाता है, तो x e की पावर x साइन x, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालें, ठीक है फ्रेंड्स। हम क्या करते हैं, e की पावर x का कोई भी टर्म आता है ना, e की पावर x का कोई भी टर्म आता है ना, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं। बट e की पावर x के साथ यदि और भी कुछ आता है तो हम क्या करते हैं, e की पावर x को हम बाहर, जैसे अकेला e की पावर x आता है ना, तो यहाँ का जो कोफिशिएंट होता है वो हम पुट कर लेते हैं, देन आंसर आ जाता है, ठीक है ना। बट इसके साथ तो बहुत सारे टर्म आए, तो e की पावर x को मैंने बताया था v ऑफ x, हम e की पावर x का क्या होता है फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है कि e की पावर x आप जब बाहर निकालेंगे तो d की जगह आपको ये इसका कोफिशिएंट को एड्स करके लिख देना है। यदि माइनस में होगा तो यहाँ d माइनस समथिंग आ जाएगा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x का वो प्लस में है तो d प्लस समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो d प्लस 1 पुट करिए इसके अंदर, तो d प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। और e की पावर x को आपने इधर कर लिया। अब आपका बचा क्या, x साइन x। तो आई थिंक आप कोई डाउट नहीं होगा, आपको बहुत ध्यान से समझिए इस चीज़ को, ठीक है ना। जब आप यहाँ पे +1 और -1 को अलग अलग काट देंगे तो आपको क्या बचेगा, e की पावर x 1/d²
एक्स साइन एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई। अब आपको देखिए 1/d क्या रिप्रेजेंट करता है, d आपका रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशियल, तो इसका इन्वर्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटीग्रेशन। तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन करना है, और कितने टाइम्स करना है, 2 टाइम्स, बिकॉज द डिग्री ऑफ d इज़ 2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे d की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब इस टर्म को आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना है। तो करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसको रिमूव करते हैं, देन हम इंटीग्रेट करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बीच में कर रहा हूँ, ऐसा करता हूँ इधर को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो मुझे कम इरेज भी करना पड़ेगा एंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी सॉल्व होगा, ठीक है ना। चलिए आप बस हमारे साथ बने रहिए एंड इन्जॉय करते रहिए मैथमेटिक्स को। बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ और बहुत अच्छे से सब कुछ होने वाला है। देखिए तो मैंने ये पार्ट डिवाइड कर लिया एंड इस पार्ट को हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं। देखिए e⁻x को आप बाहर ही रखिए एंड 1/d, क्योंकि हमने एक d से अब इसका इंटीग्रेशन कर रहा है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो फर्स्ट इंटू सेकंड लॉ लगाते हैं। तो यहाँ पे अब ये टास्क आता है कि इसे किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो ये आपके लिए इजी है, इन द 12th क्लास आप सभी लोग पढ़ के आए हुए हो। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसे फर्स्ट मान ले रहा हूँ, इसे सेकंड मान ले रहा हूँ। तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए फ्रेंड्स, मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा। यदि आप थोड़ा कमज़ोर हैं तो प्लीज़ 12th की बुक्स आप रीड आउट करके आइएगा। तो x और साइन का हो जाता माइनस cos x माइनस और 1 हो जाएगा और प्लस cos x हो जाएगा इंटू में dx, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो 1e⁻x 1/d माइनस x cos x और ये प्लस हो जाएगा और cos का हो जाएगा sin x। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बहुत इजी सा इंटीग्रेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देन हमें अगेन करना है इसका इंटीग्रेशन। वाई, बिकॉज 1/d इज ऑल्सो अवेलेबल इन द टर्म। ठीक है, आपके जो टर्म है 1/d अभी भी अवेलेबल है, तो जब तक ये अवेलेबल रहेगा तब तक हमें बार बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे d⁻2 थी, तो इसका मतलब 2 बार इंटीग्रेशन तो करना ही पड़ेगा। तो आपने अभी 1 टाइम किया है, फिर से आपको करना है। तो e⁻x फिर से करिए। अब इसमें आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, देन ये तो सिंगल है तो इसमें आप डायरेक्टली करके लिख देंगे। ठीक है, इसका आपको पता है ना माइनस cos x होता है, तो इसका तो बाद में हम लिख देंगे, बट इसमें तो आपको फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना है ना। तो माइनस आप बाहर रखिए, बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है ना। तो क्या करना है, फर्स्ट फिर से इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए। ओके, तो x और cos x का होता है sin x माइनस x का होता है 1 एंड cos x का होता है sin x, एंड sin x का फिर से आप करोगे तो माइनस cos x, ठीक है ना। तो नहीं आया समझ में, चलिए मैं कर देता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, अदरवाइज़ ये आएगा नहीं, ठीक है ना। देखिए ऐसे ही समझिए, करने में बहुत फिर मुझे इरेज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, समझने की कोशिश करिए। देखिए x का 1 करेंगे, ओके, 1 इंटू cos x का क्या होता है sin x, तो 1 इंटू sin x फिर से sin x का करेंगे माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x। ये चीज़ समझ में आई। आपने माइनस के बाद ब्रैकेट लगाया था तो ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन प्लस लगाइए, देन sin x का इंटीग्रेशन करिए माइनस cos x, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो आप बड़ा ब्रैकेट ये बाहर वाला आप क्लोज कर देंगे, ये करली ब्रैकेट है, तो ये आप नोट करके चलिए, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई। तो और नीचे कर सकते हैं, यस, और नीचे की स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आपको दिख जाएगा। तो e⁻x इस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस x sin x, और यहाँ पे करेंगे तो देखिए ये माइनस का साइन यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस cos x, और ये माइनस cos x सेम है, तो माइनस 2 cos x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप कर सकते हैं, तो अब तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं, बस यहाँ पे माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये प्लस और बाहर माइनस। तो आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। तो आप मिलाइए आपका कौन सा ऑप्शन सही था, तो मैं भी चेक कर लेता हूँ। अरे ओके, तो मोबाइल ओपन हो गया है एंड द ऑप्शन इज़ फर्स्ट ऑप्शन इज़ द ट्रू ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। और सिंपली सा माइनस बाहर ही है, उसमें भी कोई अंदर नहीं है, तो जो माइनस हमने कॉमन लिया था वही आंसर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। अब वी मूव ऑन द 66 क्वेश्चन विच इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो 66, ठीक है ना। तो इसको हम पढ़ते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ गया है ये क्वेश्चन, तो स्टार्ट करिए पढ़ना। तो 66 क्वेश्चन सेज दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू द फैमिली ऑफ कप्स y इज इक्वल टू cx माइनस c टू द पावर होल स्क्वायर, ठीक है ना।
वेयर सी इज़ एन आर्बिट्री कांस्टेंट इज। तो आपको एक डिफरेंशियल, देखिए आपको एक सॉल्यूशन दे रखा है y बराबर सी एक्स माइनस सी टू दी पावर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको ये बताना है ये किस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल सी चीज़ है, देखिए इसमें आपका यदि माइंड नहीं लगाया ना आपने, तो आप इसमें बहुत टाइम दे बैठोगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिटर्न दैट, तो हम राइट डाउन कर लेते हैं इस इक्वेशन को। ये आपको इक्वेशन दे रखे हैं, ओके फ्रेंड्स। तो इसको आपको क्या करना है, या तो आप इसका क्या करिए, डिफरेंशियल करिए और मिला लीजिए कौन सी इक्वेशन है। बट डिफरेंशिएशन यदि आप करना चाहते हैं, एक तो तरीका ये है, आप इसका डिफरेंशिएशन करिए, यहाँ से आप सी को रिमूव कर दीजिए, देन यू गेट योर आंसर। बट मैं नहीं ऐसा करना चाहता। ये देखिए यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए, इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, ठीक है। बट पेपर में हो सकता है आपको दिमाग एक क्लिक नहीं करे, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं दूसरा मेथड भी आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आप फर्स्ट टू ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। यदि ऑप्शन नंबर ए और बी में आप जाएंगे तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की जो पावर है, देखिए ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही है ना। यहाँ पे कॉन्स्टेंट आरटी क्वेश्चन कितना है 1, तो जो ऑर्डर होगा ना वो 1 ही होगा। तो ये देखिए सभी में ऑर्डर 1 ही दिया गया है, तो आप ऐसे नहीं बता सकते कि आरटी क्वेश्चन को गिन के आप बता दो कि ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सभी में ऑर्डर 1 ही है, बस डिग्री अलग अलग है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो ऐसे अभी हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, बट एक और तरीका है जिससे हम कुछ कह सकते हैं। एक तो तरीका मैंने बता दिया आपको, एंड द नेक्स्ट वन इज़, देखिए फर्स्ट ऑफ, देखिए जो मैं कठिन है वही मैं बता रहा हूँ, सिंपल सा कोई नहीं बता रहा हूँ। ये सिंपल है, आप इजीली सा कर सकते हैं यदि कर पाएंगे तो। बट इसको समझ लीजिए, यदि आप इसको समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ओके। तो देखिए फर्स्ट टू ऑप्शंस आप जब देखेंगे तो डी वाई डी एक्स की पावर जो 3 दे रखी है इज इक्वल टू 4/x डी वाई डी एक्स माइनस 2y, ठीक है ना। दोनों में पावर जो है वो 3 तो दे रखी है ना। जब आप डी वाई डी एक्स की पावर को 3 को इधर जब आप ले जाओगे, देखिए 3 पावर तो रख नहीं सकते, ऐसे तो सॉल्व ही नहीं होगा, तो आपको तो ले जाना पड़ेगा, तो 3/2 में पहुंच जाएगा ना। मतलब आप जब इधर ले आओगे तो 1/3 की पावर में पहुंचेगा ना। सॉरी 3/2 बोला था, गलत बोला था, 1/3 की पावर में पहुंचेगा ना। तो आप कुछ भी कर लेना, इसे आप सॉल्व करने में बहुत तकलीफ आएगी। इसका मतलब इन दोनों को आप थोड़ा अभी के लिए छोड़िए, थोड़ा अभी के लिए छोड़िए, क्योंकि इन दोनों में इतना टाइम लग जाएगा कि आपका पूरा क्वेश्चन ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना, बीएचयू के पेपर में ऐसे कोई ऑप्शंस हैं जो आपको फंसा रहे हैं, तुरंत उनको निगलेक्ट कर देना, क्योंकि वो ऑप्शन होने वाले हैं ही नहीं आंसर। ये मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, ये पॉइंट्स जो है ना बहुत ध्यान से, यदि आप बीएचयू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई ऑप्शन आपको बहुत ट्रिकी लगता है या वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप तुरंत उसको नेगलेक्ट करिए और दूसरे ऑप्शन पे आइए, क्योंकि वो आंसर होगा ही नहीं। क्योंकि 1 मिनट में जो आंसर निकलता है वही उसका आंसर होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो आप सिंपल पे जाइए। अब आप नीचे के थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन कह रहा है डी बाई डी एक्स बराबर, ये दोनों ऑप्शन सिंपल है और आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मूव ऑन द थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन आपसे क्या कहता है, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2cx माइनस सी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व दिस, कि आप क्या कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना है, डी वाई को यहीं रखना है और डी एक्स को यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए, कर दिया। और आप दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन लीजिएगा। जब आप लेंगे तो y इज इक्वल टू 2c और यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी एक्स। ये चीज़ आपको समझ में आई फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस सी एक्स एंड देन दिस इज द कांस्टेंट लाइक के, ठीक है ना। तो ये टर्म आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये इसको मैच कर रही है, क्या ये इक्वेशन इसको मैच कर रही है। आप इजीली सा वेरीफाई कर देंगे कि ये इक्वेशन इसको मैच नहीं करेगी, ठीक है ना। यहाँ पे x माइनस सी है या x माइनस, देखिए एक बार चेक भी कर लेता हूँ कहीं गलत ना हो जाए जल्दी में। यस x माइनस सी है, तो ये आप देख लेंगे ये मैच नहीं करेगी। यदि आप इसको सॉल्व करना चाहें, सॉल्व करके और भी सॉल्व हो सकते हैं। देखिए 2 का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो क्या बन जाएगा, x माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस आपको बाहर c लेना पड़ेगा माइनस का। आप बहुत से लोग कहेंगे ये कैसे हो गया, तो चलिए मैं आप खोल के बता देता हूँ।
देखिए ये ऐसे हो गया, 2 का जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ पे आप 2 का मल्टीप्लिकेशन एस स्क्वायर माइनस 2cx, फिर मैंने क्या किया 1 ऐड कर दिया 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 1 ऐड करेंगे आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस के, ये बाहर लिखा लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, और ये अंदर जो बन जाएगा वो x माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये जो -1 है उसे मैं बाहर कर लिया था प्लस के रूप में। ये फिर से एक कांस्टेंट होगा कोई, तो आपको एक इक्वेशन तो इस टाइप की मिल रही है प्लस एक समथिंग एक कांस्टेंट लाइक एल मिल रहा है, मतलब आपको एक सेटिस्फाइड तो कर रही है, बट इसके साथ एक कांस्टेंट भी आ रहा है। एक तो मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है, बट जस्ट लाइक दिख तो रहा है, ठीक है ना। बट हो सकता है बहुत से लोग इसी को सिमिलरली मान के टिक कर दें, हो सकता है, मे बी बहुत से लोग हो सकता है कि उन्हें लगे कि ये तो आंसर सेम टू सेम सा है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही होगा ना, तो ये सिंपल सही है, तो इसी को हो सकता है बहुत से लोग इसी को टिक कराएं। बट मैं यही कहूँगा कि फोर्थ ऑप्शन भी बहुत सिंपल है, आप उसे भी एक बार चेक करके ज़रूर देख लें यदि वो सिंपल है तो। यदि वो हार्ड है मान लीजिए अभी यहाँ तो सिंपल दे रखा है, बट फर्स्ट और सेकंड की तरह वो भी होता तो आप तुरंत इसे टिक कर देते, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होने वाला था, ठीक है ना। तो ये आपको ट्रिक बताई है मैंने। यदि आपका जो क्वेश्चन है, जो ऑप्शन था वो हार्ड होता तो आपका ये ऑप्शन ट्रू हो सकता था। देखिए 100% नहीं कहूँगा, बट आप मान सकते हैं कि हाँ ये भी हो सकता है। बट जब आपको फोर्थ ऑप्शन सिंपल दिया है तो आप उसको भी एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखें, क्योंकि वो क्यों दिया गया है ये भी तो रीज़न ही होगा ना, तो उसका भी रीज़न देखें कि अब वो आपको इजी क्यों दे रखा है, वो भी हार्ड दे सकता था। देखिए हर चीज़ का एक रीज़न होता है, ठीक है ना, विदाउट रीज़न कोई दुनिया में नहीं आता है, तो आपको रीज़न फाइंड आउट करना है बस। तो फोर्थ ऑप्शन जो दे रखा है फ्रेंड्स, तो फोर्थ ऑप्शन को हम लिख लेते हैं, एंड द फोर्थ ऑप्शन विच इज़ डी ऑप्शन, आपको दे रखा है x माइनस सी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2y। तो ये आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, बहुत ध्यान से देखिए इस चीज़ को। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इसको आप बाई पार्ट करिए, सॉरी इसको आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो डी वाई अपॉन 2y, यहाँ से 2 भी हटाइए, 2 इधर ले जाइए। अब मैं क्यों किया ऐसा अभी आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे बोथ साइड इंटीग्रेशन ले लेंगे आप। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, बाई को एक तरफ ले गया, x माइनस सी को एक तरफ ले गया, बट हाँ 2 को मैं जानबूझ के यहीं रखा है। अब क्यों रखा है ये चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी, आप यहाँ पे ले जा सकते, नो प्रॉब्लम, कोई मतलब नहीं रहा था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा log y, ये हो जाएगा 2 log x माइनस सी, और कोई कांस्टेंट सम log c जोड़ दे रहा हूँ, आप c1 भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ से ही चल रहा है, कह सकते हो। तो y इज इक्वल टू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर और c1, क्या ये नहीं आ गया, log m प्लस log m इंटू n होता है, तो c1 इंटू सम स्क्वायर, ठीक, और log से log कैंसिल हो गया, तो ये तो डिट्टो यही आ गया, तो आप उसे रिजेक्ट कर देंगे, आप इसे क्या कर देंगे, रिजेक्ट, और इसको क्या कर देंगे, सिलेक्ट, ठीक है। तो यही चीज़ आपको बहुत देखनी है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसी को सिलेक्ट करके आ जाएं और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए और 3 मार्क्स आपके एक छोटी सी चूक से चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है ना। तो यदि ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता ऑप्शन, मतलब ये सॉल्व में बहुत दिक्कत होती, तो आप तुरंत इसे लगा देते, यही ऑप्शन ट्रू मान लिया जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये बहुत इजी दिया है और यही एकदम एग्जैक्ट आ रहा है, तो आप इसे ही ट्रू बताएंगे, अदरवाइज आप उससे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक आपको लेट करके कह के आएंगे, बट ये तो एग्जैक्ट आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत देखनी है, ऑब्जेक्टिव पेपर में ये बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 67। इसमें आपको दिया गया, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा, द डिफरेंशियल इक्वेशन cos x d2/dx²। मैं लिख भी लेता हूँ साथ साथ में, cos x d2/dx² प्लस sin x dy/dx माइनस 2y cos qx इज इक्वल टू 0। तो ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। इज ट्रांसफॉर्म्ड बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x टू z बाई टेकिंग z इज इक्वल टू sin x। ओके, दैट ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज ओके। तो आपको क्या कर रहा है, एक इक्वेशन दे रखा है इन टर्म्स ऑफ dy/dx वेयर द x इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, मतलब एक इक्वेशन आपको dy/dx के टर्म्स में दे रखी है जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, बट आपको वो ये कह रहा है कि आपको जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है वहाँ पे आपको z लाना है, मतलब dy/dz के टर्म्स में आपकी इक्वेशन बनानी है जिसमें जो z है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको इस टर्म की हेल्प लेके इस पूरे को बदल दीजिए, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा चीज़ है ये तो। ठीक है, सबसे पहले हम dy/dx की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ y और z में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, क्या है, हम इसे ये नहीं लिख सकते, इसे हम बिल्कुल ले सकते हैं, ये तो बच्चों वाली चीज़ हो गई, ठीक है। dy/dz, तो dy/dz को तो हमें बदलना ही है, तो इसे तो वही रखिए। अब dz/dx, अब dz को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, cos x, ऐसे इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए। ओके, ये चीज़ आपको समझ में आई। dy/dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली इस टर्म के रूप में। अब हम इसी से d2/dx भी फाइंड आउट कर सकते, सॉरी d2/dx² भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बोलिए, ठीक है। और dy/dx की अभी मैंने वैल्यू निकाली, क्या निकाली, dy/dz। आप बोलिए, नो डाउट, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, ये एक दूसरे से इंटरलिंक है सारे स्टेप्स, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब आप फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कॉज का कर देता हूँ, तो कॉज का माइनस साइन होता है, तो ये तो यही हो गया। मैंने कॉज का डिफरेंशिएट किया, dy/dz को सेम रखा है, प्लस अब कॉज को सेम रखो एंड ddx dy/dz। अब इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो उस टर्म को आप डिफरेंशिएट करने के लिए dx के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते, बिकॉज वो टर्म जो है वो z के वेरिएबल में, तो आप उसे कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखना इस चीज़ को। आप माइनस साइन एक्स dy/dz, मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, d/dz कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, और बाहर dz/dx कर दे रहा हूँ। कोई इफेक्ट पड़ा क्या, नहीं पड़ा, क्योंकि dz से dz कट गया और dx आगे आ गया, तो नो इफेक्ट, ठीक है ना। और dz/dx की वैल्यू आपने अभी कहाँ निकाली थी, निकाली नहीं है, यहीं से निकाल लिया था, cos x आया था, ओके, जो यहाँ पे यूज किया था, ओके, तो वहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो माइनस साइन एक्स dy/dz प्लस cos² x हो जाएगा, cos x एक पहले से ही है, एक और आ गया, तो cos² x, और ये यहाँ पे d2y/dz²। तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आई, ये आपको d2y/dx² की वैल्यू आ गई, ये आपकी dy/dx की वैल्यू आ गई, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिए। ओके, ये चीज़ तो इरेज नहीं कर सकता मैं, क्योंकि इसी में पुट करनी है हमें। चलिए यहाँ पे इरेज कर देता हूँ ये स्टेप, इसका हमें आप कोई मीनिंग नहीं है, और इसे भी इरेज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसे भी इरेज कर सकते हैं नीचे, क्योंकि इनसे अब हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम इनका यूज कर चुके हैं। ओके, चलिए, और तो अब आप क्या देखते हैं, देखिए इन दोनों की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करिए, तो बहुत ध्यान से पुट करना है। cos x, क्या मैं मल्टीप्लिकेशन करके चलूँ, समझ में आ जाएगा आपके, आप कह रहे हैं यस, तो चलो करते हैं।
माइनस साइन लगा लिया इसका, कॉज एक्स पहले से ही था, साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ठीक है। कॉज एक्स एक और था प्लस कॉज क्यू कर दीजिए, ओके। तो ये टर्म तो कंप्लीट हो गया, ओके ना, ये टर्म तो कंप्लीट हो गया, इसकी वैल्यू तो ये थी, इसमें कॉज एक्स का मल्टीप्लिकेशन करके ये टर्म लिख दिया। देन आपको क्या करना है, साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन करके इसकी वैल्यू लिखनी है, तो प्लस का टर्म लगाइए और साइन एक्स का मल्टीप्लिकेशन करिए, तो साइन एक्स कॉज एक्स डी वाई अपॉन डी जेड लिख दिया आपने। अब आपको ये टर्म लिखना है, तो इसको आप रिमूव कर दीजिए, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, माइनस 2y कॉज क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ठीक है। ये टर्म ये प्लस का है, ये टर्म ये माइनस का है, ये कैंसिल आउट हो गया, समझ में। आप रिमेनिंग टर्म आप उतार दीजिए, इम्प्लाइज डेट, ये इम्प्लाइज लगा लीजिए, ओके, ये इम्प्लाइज डेट था। तो अब आपको क्या करना है, कॉज क्यू एक्स कॉमन ले लीजिए, कॉमन हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी कॉज क्यू एक्स है, यहाँ पे भी कॉज क्यू एक्स है, तो d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे ये बचा, और ये टर्म आपका माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। कॉज क्यू एक्स को आप 0 में भेज दीजिए, तो यहाँ से आप ये टर्म रिमूव हो जाएगा। द फाइनल आंसर इज d2y अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। और ये इसमें आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल z हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो गया। आपको ये मैंने बहुत पहले बताया हुआ है कि व्हाट इज़ डिपेंडेंट, व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आप आपका ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए मैंने ऊपर वाले ऑप्शन में तो बता दिया था, 66 का डी था, एंड ये क्वेश्चन 67 है, इसका ऑप्शन देख लीजिए, -2y और -2y आपका लास्ट ऑप्शन में आ रहा है, इसका ऑप्शन में डी ही है। तो अब बात करते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तो इसे हमें इरेज करना पड़ेगा, वो छोटे में होगा नहीं। चलिए फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव होते हैं हम लोग। तो जो क्वेश्चन है उसे आपकी स्क्रीन पे आ गया है, तो नोट करने से पहले उसे पढ़ लीजिए। यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन, आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, क्वेश्चन नंबर है 68। फ्रेंड्स मैं आपको सॉरी कहूँगा, थोड़ा सा मैं वाटर पीना चाहता हूँ, थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो रही है, ओके 1 सेकेंड। वी कंटिन्यू अगेन, ओके। तो कहाँ पे थे हम, 68 नंबर पे, ओके। तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, जो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वी ऑफ एक्स सेक एक्स, ओके फ्रेंड्स। एंड इसके बारे में क्या कहता है, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज ऑब्टेन्ड एज, जी देखिए ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या दे रखा था, पहले क्वेश्चन में आपको एक क्या दे रखा था, एक z बराबर साइन एक्स दे रखा था, उससे आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करा रहा था। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको क्या करा रहा है, आपको एक इक्वेशन तो दे रखी है और यहाँ पे भी आपको डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करा रहा है। तो आपको जो इक्वेशन यदि आप आंसर देखोगे तो वहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए। तो देखिए यदि आपको एक ये सॉल्यूशन दे रखा है तो ये हमेशा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा,
तो कराते हैं सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, फिर आपको डी टू बाई डी एक्स निकालना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, देन यहाँ पे पुट कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैल इवेलुएट डी बाई डी एक्स, देन आफ्टर डी टू बाई डी एक्स। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स। बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा। ओके, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, तो वी ऑफ एक्स सेक एक्स टेन एक्स प्लस वी डैश एक्स सेक एक्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट इंटू सेकेंड एंड डिवाइड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड 2 टाइम्स लगेगा, सॉरी 3 टाइम्स लगेगा, तो बहुत ध्यान से देखिए इस चीज़ को, अदरवाइज निकल जाएगा ऊपर से। देखिए मैं क्या मान रहा हूँ, ध्यान से देखिए, मैं इसको फर्स्ट इसको सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करिए यहाँ पे, तो बी डैश एक्स सेक एक्स टेन एक्स प्लस, अब आप क्या रहे हैं, वी एक्स को सेम रखिए, इसके अंदर करिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स का आप करेंगे ना, फिर से इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा। सेक एक्स को ऐसे ही रखिए, टेन एक्स का करिए सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक क्यू एक्स प्लस, अब आप टेन एक्स का रोकिए, सेक का करिए सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट क्लोज। तो अब एक टर्म का आपका इतना बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसका करिए, जब आप इसका करेंगे तो आई थिंक नीचे तो आपको दिखाई भी नहीं देगा, तो ऐसा करता हूँ मैं इधर लिख देता हूँ, इसी के बाद का वो टर्म है, मैं इधर लिख लेता हूँ या फिर नीचे लिख लेता हूँ, कहाँ पे लिखूँ, चलिए मैं इधर लिख देता हूँ नीचे ही, इसी के आगे आप बढ़ाइएगा। ठीक है ना, तो इसको आप जब करेंगे तो वी डबल डैश एक्स सेक एक्स प्लस वी डैश एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया, कुछ नहीं लगाया, पहली बार बी डैश एक्स का करेंगे डबल डैश हो जाएगा, देन फिर सेक एक्स का करेंगे सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। ओके, आपने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे पुट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले एक लाइन खींचिए जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए ये मैं ये बार बार लिखूँ क्या, नहीं लिखूँगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो यही हो गई पूरी। ओके, मैं क्या करता हूँ, माइनस टू टेन एक्स और डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे कर देता हूँ, तो माइनस टू टेन एक्स की यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे आप डायरेक्टली इजीली काट लोगे। देखिए ये तो प्लस हो गया ना, ये फर्स्ट स्टेप तो यही था ना, डी टू बाई। आप ये इक्वेशन चेक करिए, ये इक्वेशन में आपको इन वैल्यूज़ को पुट कराना है, दोबारा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो इक्वेशन ये लिखी है ना प्लस, इसके आगे क्या करना है, माइनस टू टेन एक्स ये लिखना है, तो मल्टीप्लाई करके मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली, बहुत ध्यान से, माइनस टू टेन एक्स माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स। देखिए एक टेन यहाँ था, ये टेन स्क्वायर हो गया, माइनस टू टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स वी ऑफ एक्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। फिर आप यहाँ पे करिए माइनस टू टेन एक्स सेक एक्स, ये चीज़ हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आई। माइनस टू, देखिए ये बहुत ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज बहुत पूरा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। माइनस टू टेन एक्स सेक एक्स और वी डैश एक्स। ओके, ऊपर क्या था, टू टेन स्क्वायर एक्स सेक एक्स वी एक्स। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। ओके, अब प्लस 5 और वाई की वैल्यू आपको दे रखी थी वी एक्स सेक एक्स। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि कोई टर्म यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए टेन स्क्वायर वाला टर्म देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है। टेन स्क्वायर का एक टर्म तो ये आ रहा है फ्रेंड्स, और कहीं आ रहा है टेन स्क्वायर टर्म, टेन स्क्वायर ये यहाँ पे बन जाएगा, और कहीं आई थिंक आ नहीं रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अब बात की जाए सेक एक्स टेन एक्स की, टू टेन एक्स सेक एक्स की, एक तो डैश सेक एक्स टेन एक्स आ रहा है और एक ये आ रहा है। देखिए एक तो ये टर्म आ रहा है ये, और एक टर्म ये टर्म आ रहा है। देखिए दोनों प्लस के हैं और ये बीच में ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ये दोनों प्लस के टर्म्स हैं, ये माइनस का टर्म्स है, ये कैंसिल आउट हो गए ना। ओके, अब आप देखिए कैंसिल आउट तो कुछ नहीं हो रहा, बट ये टर्म एक टर्म इसका कट रहा है, तो अब फाइनल आंसर यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं, जो बचा है रिमेनिंग टर्म लिखता हूँ। आप अपनी कॉपी पे सॉल्व करते रहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डबल डैश का टर्म लिखेंगे, तो वो सिंगल टर्म है, तो उसे हम लिख लेते हैं वी डबल डैश सेक एक्स। ये वी डबल डैश एक्स कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेक एक्स, ये टर्म आपका हो गया। देन आप अब डैश पे आइएगा,
तो डैश का तो कोई टर्म रिमेनिंग ही नहीं बचा, तो अब आप v ऑफ एक्स का टर्म लिखिए। तो सभी को कॉमन लेते रहिए एक साइड में। तो सबसे पहले इसका v ऑफ एक्स लिखता हूँ, तो sec क्यू एक्स प्लस sec एक्स, sec क्यू एक्स प्लस sec एक्स टेन स्क्वायर एक्स, sec एक्स टेन स्क्वायर एक्स, इसका भी एक्स हो गया, वो तो कट ही गया और ये हो चुका है। और बी एक्स इसका देखिए -2 टेन स्क्वायर एक्स sec एक्स, ये चीज़ समझ में आई, -2 टेन स्क्वायर एक्स sec एक्स, ठीक है। v ऑफ एक्स ये था एंड v ऑफ एक्स ये था, +5 sec एक्स, और ये कोष्टक 1 v ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक अब ये आपको फाइनल आंसर मिल गया है, इसी को सॉल्व करके आपका आंसर निकलेगा। तो अब मैं नीचे के सारे चीज़ें बिगाड़ देता हूँ। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप अपने कॉपी पे कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर यही आएगा, ठीक है। और कहीं मिस्टेक हुई है तो आप उसे सही कर लीजिएगा, प्रोसेस यही रहने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे आई थिंक गलती कहीं हुई नहीं है, अदरवाइज ये सॉल्व हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो हमें पता चल जाएगा कि v डबल डैश एक्स sec एक्स, ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए ध्यान से आप चीज़ को, अब इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वन टर्म और ये वन टर्म कट जाएगा, तो ऐसा कर लेते हैं यहीं पे हम कट आउट कर लेते हैं ना, क्यों हम सेकंड चीज़ लिखें। तो ऐसा करते हैं, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसे मैंने एक दो था, ये 2 था ये 1 था, तो क्या कर लेते हैं, ये ओनली 1 माइनस का 1 टाइम बचेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई ना आई, वो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये -1 बच गया, ठीक है। अब आप इन दोनों टर्म से आप sec x कॉमन लीजिए। जब आप sec x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये क्या होता है, ये होता है 1, तो 1 इंटू sec x, ठीक है। तो यहाँ sec x और ये 5 sec x, तो टोटल क्या हो गया 6 sec x, और v ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब आपका क्या है, sec x का आप डिवाइड दे दीजिए, तो v डबल डैश एक्स प्लस 6 v ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पे v डबल डैश एक्स ये क्या चीज़ है, यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो b हो गया है, तो यही आपको करना था। अब आप इक्वेशन देख लीजिए, यहाँ पे y बिल्कुल भी रिमूव हो चुका है, तो आपका आंसर मिल रहा होगा, प्लीज़ मिल जाए तो सही रहेगा, अदरवाइज़ तो ये गलती हो जाएगा। चले देखते हैं, तो जो आप आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स, जो लास्ट ऑप्शन है प्लस है, सभी में प्लस दे रखा है, तो जो लास्ट ऑप्शन है वो आपका ट्रू ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो डी है। आप देखिए इस ध्यान से पेपर में इसके सभी ऑप्शन डीज आ रहे हैं, ज़्यादातर ऑप्शन डीज आ रहे हैं, मतलब 66 का भी था, 67 का भी था, 68 का भी था, ओके ना। तो ऐसे आप देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऑप्शन डीज आ रहे हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं 69 की। तो 69 देखिए बेसल फंक्शन पे क्वेश्चन है। तो यदि आप बेसल फंक्शन देखिए इसका क्वेश्चन आप करना चाहें तो इसी, यदि आप पेपर को रीड आउट किया होगा, मैंने तो किया है पूरा, तो इसी वजह से आपको बता दे रहा हूँ। इसी इक्वेशन में यदि आपको बेसल इक्वेशन याद नहीं है, मान लीजिए अभी आपको याद नहीं होगी क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाई नहीं है, यदि आपको बेसल इक्वेशन याद नहीं है तो नीचे 80 या 81 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है जिसमें यह पूछ रहा है सेम इक्वेशन लिख के क्या ये बेसल इक्वेशन है, और आपको थोड़ा सा अंदाजा है कि बेसल इक्वेशन सच टाइप की होती है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप दोनों कर सकते हो, ठीक है ना। वहाँ पे आपको बताया गया पूरी इक्वेशन लिखी है, उससे पूछ रहा है बेसल इक्वेशन है या नहीं, ठीक है ना। तो अभी मैं इसको कराने वाला हूँ नहीं, वैसे ही जो इक्वेशन है ये, इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन ट्रू होगा। ये आप सभी जानते हैं, ये बेसल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। इसे बेसल फंक्शन ऑफ द फर्स्ट काइंड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन ट्रू होने वाला है। एंड यहाँ से आपके ओडी के क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, अभी मैं आपको देख के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपकी वो स्क्रीन पे आ जाएगा आपका 80। एक क्वेश्चन था फ्रेंड्स जो कि इजी सा क्वेश्चन था, एंड अभी 1 मिनट रुकिए, चलिए मिल गया। तो 89 नंबर क्वेश्चन है, और 18 देखिए 88 नंबर क्वेश्चन ही था जो कि मैं बता रहा था,
वहाँ पे एक ऊपर पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, वो पूछ रहा है कि यहाँ पे बेसल इक्वेशन कौन से, मतलब ये इक्वेशन का नाम क्या है, तो आप सीधा बता सकते हैं बेसल इक्वेशन है। तो लीजेंडर बेसल के बारे में आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इसके ऊपर पूरी वीडियो और सारे क्वेश्चन आपको एक अभी 2 या 3 डेज़ के बाद आपको पूरे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा नहीं, बट ये कॉन्सेप्ट याद करना पड़ता है। कोई मतलब ये ऐसा समझिए कि आपको एक बार पढ़ लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, 100% भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैंने रोक के रखा है, जब पेपर की डेट आ जाएगी वगैरह तो आपको तुरंत मैं प्रोवाइड करा दूंगा, फिर आप अपना याद कर लेना और तुरंत कराना, ठीक है ना। तो ये ऐसे कुछ चीज़ें होती है। यदि आपको याद बहुत ये आपको आसान लगता है तो आप कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कल ही प्रोवाइड करा दूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस वजह से, ठीक है ना। तो मैं पूरा सोच के चल रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। आपको BHU एंट्रेंस क्रैक करना है ना, तो आप बस पढ़ते रहिए, क्रैक करने की सोचना नहीं है, अपने आप क्रैक हो जाएगा। यदि आप सोच के जाओगे क्रैक करना ही है तो कर लोगे, और आप नहीं जाओगे तो कर लोगे। यदि आप सोचो क्रैक करना है तो आप बिल्कुल कर नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई पे फोकस रखिए, क्रैक अपने आप हो जाएगा। तो जो इक्वेशन है, एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये, और ये आपका 89 क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। इसमें पूछा जा रहा है द nth डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1 की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हर कोई कर देगा इस क्वेश्चन को, यदि फिर भी आप नहीं कर पाओ तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक x माइनस 1 का विद रिस्पेक्ट टू n वर्ड अवकलन निकालना है, मतलब इसको n बार क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को। मान लो इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, मान लीजिए, तो एक बार करोगे तो n इंटू एक्स माइनस 1 की पावर n माइनस 1 आएगा, 2 बार करोगे तो n माइनस 1 आएगा, और सम x की माइनस 1 की पावर 2 आएगा, क्योंकि x माइनस 1 का भी तो डिफ्रेंशिएशन 1 ही है ना, तो इसी वजह से। तो आप जब इसको ऐसे ही बढ़ाते जाओगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट 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 डॉट, मान लीजिए यहाँ पे आपने छोड़ा x माइनस 1 की पावर, सॉरी यहाँ पे n माइनस 2 होगा, 2 पे छोड़ दिया, ओके ना। तो यहाँ पे जो आगे आएगा वो 3 होगा ना। आप जब ये 2 को हटाएंगे, एक और बार कर देंगे तो 2 आ जाएगा, फिर एक और बार कर देंगे तो 1। तो आप जब n तक टर्म तक करोगे ना तो ये आपको ये प्रोसेस मिलेगी, और ये क्या चीज़ लिखी हुई है, फैक्टोरियल n। तो जो आंसर आ जाएगा ना वो आपका आ जाएगा फैक्टोरियल n। द आंसर इज़, तो अभी मैं बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन है। तो ये चीज़ें बहुत इजी हैं जो कि आपको छोड़नी नहीं है। तो द थर्ड ऑप्शन इज़ द ट्रू ऑप्शन। तो आई थिंक फ्रेंड्स OD के क्वेश्चन 2015 में इतने ही पूछे गए थे, तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस कराए एक एक करके। आई थिंक आपको आज का कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो बहुत अच्छी बात है, एंड आपकी कोई आर्गूमेंट्स हैं या कोई भी सजेशंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको एक चीज़ कहना भूल गया था, लास्ट लेक्चर में भी शायद मैं अभी तक बताया है, तो ठीक है। देखिए यदि आप और क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग फेसबुक ग्रुप चला रहे हैं, ठीक है, उसका नाम भी वन स्टॉप मैथमेटिक्स है। यदि आप फेसबुक यूज़र हैं तो आप वहाँ पे सर्च करिए वन स्टॉप मैथमेटिक्स, आपको सबसे फ्रंट पे ही हमारा ग्रुप मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपलोड डेली करता हूँ, ठीक है ना, डेली 2 या क्वेश्चंस अपलोड करता हूँ, बहुत सारे कर भी चुका हूँ, तो आप उन्हें सॉल्व करिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, मुझे जिसमें इंटरेस्ट आता है वो मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो ठीक है। तो आप ज्वाइन करके वहाँ पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्चन लगाने में इंटरेस्ट आता है तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई आप पे दबाव नहीं है, आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ कोई नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड जल्दी नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में लेके आऊँगा। और हो सकता है कि अब आपका लाप्लास भी फिनिश हो चुका है, एंड अब हम वेक्टर कैलकुलस को आगे बढ़ाएंगे फ्रेंड्स, और जल्द ही इसे ख़त्म करके फिर नेक्स्ट कोई बुक पकड़ेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद, एंड ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए अपना। बाय बाय।